एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब प्राइम में बात करेंगे शहर शहर फैले शराब के शैतानों की। यूपी को हिलाकर रख दिया है इन लोगों ने। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई और करीब 15 लोगों को गंभीर हालत में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके के जीतमढ़ी गांव का है, जहां पर जहरीली शराब ने कहर बरपाया और 5 इंसानी जिंदगियों को निगल लिया। वहीं जब से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में अवैध शराब कारोबारी की पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत थी और इसी वजह से वो गांव में अवैध शराब परोस रहा था और अवैध शराब ने अब यहां पर 5 लोगों की जान ले ली। वहीं इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएचओ समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने गांव के लोगों से पूछताछ की। तो आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कुलदीप नाम का शख्स सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में अवैध शराब का काला कारोबार कर रहा था और इस घटना के बाद से ही कुलदीप गांव से फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी कुलदीप के घर वालों को हिरासत में ले लिया था, जिनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि कुलदीप की शराब पीने की वजह से गुरुवार रात को कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी और इनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 15 लोगों की हालत बेहद खराब हो गई, जिसके बाद इन्हें बुलंदशहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आपको सुनाते हैं बुलंदशहर एसएसपी ने कुछ देर पहले इसे लेकर क्या कुछ कहा है। आज सुबह थाना सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में 5 लोगों की मौत हुई और मृत्यु का कारण शराब पीने से बताया गया। तो इस पूरी कड़ी में जो मुख्य अभियुक्त है, जिसके यहाँ से शराब की आपूर्ति की गई थी, उसी गांव का कुलदीप नाम का व्यक्ति था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने तत्काल प्रयास प्रारंभ किए। उसी क्रम में उसे दिल्ली से आज हमारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ उसके 5 अन्य सहयोगियों को, जिसमें ठेका संचालक, उसके सेल्समैन और पार्टनर्स तथा एक अन्य व्यक्ति जो इस पूरे चेन में जुड़ा हुआ था इस शराब की आपूर्ति के क्रम में, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। अब हम लोग लगातार इनसे पूछताछ करके जानकारी का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी आपूर्ति कहाँ से हो रही थी और उस अंतिम कड़ी तक पहुँचेंगे और इन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, जिसमें एनएसए और गैंगस्टर तक की कार्रवाई है, कंप्लीट कराएंगे। तो वहीं बुलंदशहर शराब कांड को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने मामला सामने आने के बाद फौरन एक्शन लेने शुरू कर दिए। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी लोग जहरीली शराब पीने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। तो सीएम योगी सख्त हुए तो बुलंदशहर मामले में लापरवाही बरतने वाले आरोपियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी को हटाया गया है। डिप्टी कमिश्नर सुरेश चंद्र पटेल को भी हटा दिया गया। बुलंदशहर के जिला आबकारी अधिकारी संजय त्रिपाठी भी हटाए गए हैं। साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी निरीक्षक प्रभात वर्धन, प्रधान आबकारी सिपाही राम बाबू, आबकारी सिपाही श्रीकांत सोम और सलील अहमद को सस्पेंड कर दिया गया। आबकारी अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने इसकी जानकारी दी। तो ये मामले गंभीर हैं और सिलसिले चल पड़े यूपी में। इस मामले को लेकर एबीपी गंगा भी सवाल खड़े कर रहा है। एबीपी गंगा पूछ रहा है कि आखिर कैसे प्रदेश में लगातार जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई के बावजूद भी कैसे अवैध शराब का काला कारोबार करने वाले माफिया इतने बेखौफ हैं कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एबीपी गंगा सवाल कर रहा है कि आखिर कैसे गांव में अवैध शराब बिक रही थी, पुलिस और प्रशासन आखिर क्या कर रहे थे, आबकारी विभाग क्या कर रहा था, क्या शराब माफिया और आबकारी विभाग के कर्मचारियों के बीच साठगांठ थी और इस शराब कांड का असली गुनहगार कौन है। तो उत्तर प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है। आपको बताते हैं कि कैसे पहले भी अवैध और जहरीली शराब की वजह से सूबे में मौत का तांडव होता रहा है और कैसे कई बार
ये जहरीली शराब लोगों की मौत की वजह बन गई। प्रयागराज की बात करें, 20 नवंबर को ऐसा ही एक कांड हुआ। जहरीली शराब पीने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और सरकारी ठेके से ये शराब खरीदी गई थी। मतलब सरकारी ठेके पर अवैध शराब बिक रही थी, जहरीली शराब बिक रही थी। लखनऊ की बात करें, 17 नवंबर यानी प्रयागराज से केवल 3 दिन पहले बंथरा इलाके में जहरीली शराब का मामला सामने आया था। जहरीली शराब पीने से यहां भी 6 लोगों की मौत हुई थी। यहां पर भी सरकारी ठेके से ही शराब खरीदी गई थी। मथुरा की बात करते हैं, ठीक 3 दिन पहले लखनऊ से 14 नवंबर 2020 बरसाना के ऊंचा गांव में अवैध शराब का मामला सामने आया। यहां पर 7 लोगों की मौत हुई थी। शराब माफिया और पुलिस की साठगांठ के आरोप लगे थे। बाराबंकी की अगर हम बात करें, 28 मई 2019 को मामला सामने आया था, जहां पर रानीगंज इलाके में जहरीली शराब पीने से एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 26 की मौत हुई थी। इतना बड़ा कांड हुआ था, लेकिन कोई सूरत बदल नहीं पाई। देसी शराब की दुकान से शराब खरीदी गई। सहारनपुर की बात करें, 9 फरवरी 2019 को जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत हुई। 80 लोगों ने दम तोड़ा। अवैध शराब पीने से मौत हुई। 100 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। 25 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। आबकारी और पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगे, लेकिन ये जो नेक्सस है टूटा नहीं। मेरठ की बात करें, 9 फरवरी 2019 को जहरीली शराब से 18 लोगों की मौत हो गई। अवैध शराब पीने की वजह से ये मौत हुई थी। यहां पर भी आबकारी विभाग, पुलिस विभाग से माफिया के मिलीभगत का आरोप लगा, लेकिन बदस्तूर ये जहर बांटने का सिलसिला जारी है। कुशीनगर में 9 फरवरी 2019 को घटना हुई। जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई। अवैध शराब पीने की वजह से मौत हुई और पुलिस आबकारी की साठगांठ से पूरा खेल चल रहा था। तो सिलसिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सवाल यह है कि रुकेंगे कब। वहीं हमने सूबे के आबकारी मंत्री नरेश अग्निहोत्री से जब इसे लेकर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि शराब माफिया पुरानी सरकारों की देन है और उनकी सरकार इनकी सफाई में जुटी हुई। तो आबकारी मंत्री ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। और पिछली सरकारों में ये बड़ी समस्या थी। अवैध शराब एक धंधा व्यापार था पिछली सरकारों में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का काम किया है। आबकारी विभाग में भी कठोर कार्रवाई की गई है और उसी का नतीजा है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय 16,000 करोड़ का राजस्व था, आज हम 30,000 करोड़ पर पहुंच गए। तो आबकारी मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे मामलों में सबसे तेज कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं। बुलंदशहर में हुई है वो दुखद घटना है। मैं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और हमारे जो अधिकारी वहाँ थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी, इंस्पेक्टर, वहाँ का सिपाही, इनको निलंबित कर दिया गया है और बड़ी कार्रवाई ये की गई है कि जॉइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इनको भी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। आज तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि कठोर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच हो रही है और भी जो दोषी होंगे उन्हें भी हम बख्शेंगे नहीं, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो आबकारी मंत्री कह रहे हैं कि जो माफिया हैं पुरानी सरकारों की देन है। मुख्यमंत्री इसमें तत्काल फैसला लेते हैं। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अनुभव, सवाल ये है कि जब ये सरकार आई थी तो प्राथमिकता में सरकार के था कि शराब माफिया इस प्रदेश में मिटा दिए जाएंगे और अगर नहीं माने तो उनको मौत की फांसी पर भी चढ़ाया जाएगा। माफिया तो नहीं मरे, लेकिन आम आदमी के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, रुक नहीं रहा है। देखिए, बिल्कुल 2017 में जब सरकार बनी और उसके 5-6 महीने बाद कैबिनेट में ये फैसला लिया कि अगर इस तरह से अवैध शराब से किसी की मौत होगी तो जो शराब बेच रहा होगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये कैबिनेट ने जो आबकारी नियमावली थी उसमें संशोधन किया था, उसमें बदलाव किया था, सजा
फांसी तक की सजा हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये बदलाव किए थे, लेकिन देखिए 2017 से अब 2021 इस तरह की घटनाएं कम नहीं हुई। अभी आपने ये दिखाया कैसे हर जगह, चाहे लखनऊ हो, बाराबंकी हो, सहारनपुर हो, या फिर हम कहें उन्नाव हो, प्रयागराज हो, हर जगह इस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। और किसी को याद है क्या इन 4 सालों में किसी को भी फांसी की सजा हुई हो? हमने इसको लेकर कुछ समय पहले सवाल भी पूछा था, तब ये कहा कि कई बार कोर्ट में मामले चले जाते हैं, लंबे चलते हैं और इसलिए सजा नहीं हो पाई। अब बुलंदशहर में 5 लोग जो है जहरीली शराब पीने से मर गए, और जो आरोपी था वो दूसरे स्टेट की शराब लाकर बेच रहा था। उस पर जो रैपर है वो दूसरे स्टेट का रैपर है। तो जब दूसरे स्टेट की शराब कैसे आ गई, कैसे वो ले आया? और भले ही आपने कार्रवाई अब की है, 7 जो आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, जो स्थानीय थाना था वहाँ पर भी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, पर बार बार सवाल वही है। और वही सवाल एबीपी गंगा भी पूछ रहा है कि आखिर कार्रवाई क्या किसी घटना का इंतजार करती है कि जब कोई घटना होगी तभी हम चेक एंड बैलेंस करेंगे? आखिर इसकी नौबत क्यों आती है? क्यों वहाँ जिला आबकारी अधिकारी वहाँ पर अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है? क्यों वहाँ पर जो जिला आबकारी निरीक्षक है वो काम को ठीक ढंग से बिल्कुल नहीं अनुभव। कर और रहा है? सबसे अहम सवाल अभी की जो फहरिस्त दर्शकों को हम लोगों ने दिखाई, उसमें अधिकतर मामले ऐसे हैं जिसमें अवैध और जहरीली शराब सरकारी दुकानों पर मिल रही थी। मतलब नेक्सस इतना मजबूत है, कम से कम जो जिला आबकारी अधिकारी हैं सरकारी दुकानों में तो जाते होंगे, वहां का खाता चेक करते होंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये गंदगी है, ये जो कोड़ है, ये सिस्टम में इतना घुस चुका है कि इसको जड़ से काटना बड़ा मुश्किल है और सख्त होना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल और सख्त होना पड़ेगा, और शायद इस तरह की कार्रवाई के लिए किसी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो एक नज़ीर बने, और जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है अगर वो ठीक ढंग से नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। वैसे भी योगी सरकार तो इसलिए जानी जाती है कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारे लोगों को काम नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, लापरवाही थी, शिथिलता थी, उसको लेकर लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया है। तो इसी तरह से आबकारी विभाग में भी एक कम से कम हम कहें तो अभियान चलाया जाना चाहिए, जहां पर अगर जो अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, जो कोताही कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन पहले ही लेना चाहिए। किसी घटना का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब आबकारी मंत्री कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों में था। अरे भाई, पिछली सरकारों में था तो 4 साल से आप सत्ता में हैं, आपने कितना सुधार दिया? क्या आपने इसको एकदम रोक दिया? क्या इंटर स्टेट से शराब नहीं आ रही है? दूसरे ब्रांड की शराब नहीं बिक रही है? ये सारे सवाल हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुभव सवाल ये उठता है कि प्रयागराज की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए, बाराबंकी की बात कर लीजिए, सहारनपुर की बात कर लीजिए, 80 लोगों की मौत हुई थी, और बुलंदशहर की बात कर लीजिए। सवाल वही घूम फिर कर आता है कि जो छोटे कर्मचारी हैं उनको तो आपने सस्पेंड कर दिया, और जो बड़े बड़े साहब हैं उनको आपने मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। तो ये कौन सी सज़ा हुई? उनको भी सस्पेंड करिए तो हो सकता है खौफ ऊपरी अमले में आए और नीचे टाइट करे। नीचे वाले सस्पेंड होते हैं, ऊपर वाले मुख्यालय से संबंध होते हैं, नौकरी भी बची रहेगी और टाइम पर वेतन भी मिलता रहेगा। देखिए बिल्कुल, और उनके लिए तो आसान ही है ना, उनको काम नहीं करना पड़ेगा, वो चुपचाप मुख्यालय में पड़े रहेंगे, वेतन आता रहेगा। तो आप एक तरफ तो आप जो सिपाही है उसको आप सस्पेंड कर रहे हैं। देखिए, अगर सिपाही इसके लिए जिम्मेदार है, लापरवाह है, तो जो डिप्टी आबकारी निरीक्षक है या फिर हम कहें आबकारी आयुक्त है वो, या फिर जो असिस्टेंट आबकारी असिस्टेंट है वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसका काम नहीं है रिपोर्ट लेना है ऐसे लोगों से, अपने जो नीचे मातहत हैं? तो हर एक स्तर पर देखिए, हर एक स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं और उसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहरीली शराब से मौत हो रही है और यहाँ कार्रवाई हर घटना के बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर अनुभव ये है कि काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, चाहे इन मामलों को खोलने में, चाहे कार्रवाई के मामले में, क्योंकि अदने कर्मचारियों को पकड़कर बंद करते रहेंगे, सस्पेंड करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यवस्था को बदलना होगा तो ऊपर तक गिरेबा में हाथ डालनी पड़ेगी, तभी कुछ उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो पूरी तस्वीर है बुलंदशहर में जब शराब कांड हुआ तो एक बार फिर से सवाल उठ गए कि आखिर ये व्यवस्था कैसे बदलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।